ये वतन का वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे। ये वतन का भक्ति विराग प्रचंड ज्ञान में, स्वगौरव में अन्नदान में, अमृत वर्षक काव्य गान में भारत सर्वोत्कृष्ट देश है। धैर्य शक्ति में, सैन्य शक्ति में, परोपकार उदार भाव में, सार शास्त्र के ज्ञान दान में भारत सर्वोत्कृष्ट देश है। भारत महिमा के ये अमर गायक हैं सुप्रसिद्ध तमिल महाकवि भारतीयार, जिन्हें हम सुब्रमण्यम भारती के नाम से जानते हैं। वो एक महान राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक, समाज सुधारक और पत्रकार भी थे। भारती जी राष्ट्र प्रेम के एक विलक्षण गायक थे, जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की छोटी सी अवधि का एक विराट जीवन जिया और इतने छोटे से जीवन में उन्होंने विपुल साहित्य रचा और साहित्य आकाश के सदा उदित नक्षत्र बन गए। अपनी लेखनी से उन्होंने तमिल भाषियों के मन में ऐसी स्वातंत्र्य चेतना जगाई कि अनगिनत नर नारी और युवा स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। समय के साथ उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि देश ही नहीं बल्कि विदेश की अलग अलग भाषाओं में भी उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ। सुब्रमण्यम भारती का जन्म 11 दिसंबर सन 1882 को तमिलनाडु के एट्टयपुरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्नास्वामी और माता का नाम लक्ष्मी अम्माल था। बचपन से ही भारती जी का जुड़ाव एट्टयपुरम के राजघराने से रहा, क्योंकि उनके पिता वहां काम करते थे। 5 वर्ष की आयु में ही उनकी मां का निधन हो गया, इसलिए पिताजी और नानाजी की छत्रछाया में उनका बचपन व्यतीत हुआ। भारती जी की आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में ही हुई, लेकिन बचपन से ही उनका मन साहित्य और काव्य जगत में विचरण करता था। बहुत छोटी सी उम्र में ही उन्होंने काव्य लेखन आरंभ कर दिया था। उनके पिता चाहते थे कि वे एक गणितज्ञ बने। कहा जाता है कि एक बार पिता के ये पूछने पर कि सवाल हल कर लिया, कविता की लय में उन्होंने जवाब दिया, सवाल गोंद की तरह मूक हैं, जड़वत हैं, सवाल भिन भिनाते हैं।
वे एक नैसर्गिक प्रतिभा संपन्न कवि थे। कविताएं लिखने के लिए उन्हें कागज कलम की आवश्यकता नहीं होती थी। मन अनायास भाव सागर में गोते लगाता और वो सहज ही गा उठते। जब वो 11 वर्ष के थे तभी उनकी ख्याति राज दरबार तक पहुंच चुकी थी। राजा के आमंत्रण पर उन्होंने राज दरबार में काव्य पाठ किया तो उपस्थित विद्वान उनकी प्रतिभा देखकर सुखद आश्चर्य से भर उठे और उन्हें भारती की उपाधि प्रदान की गई। इस तरह बालक सुबैया सुब्रमण्यम भारती नाम की नई पहचान के साथ वापस लौटा। किशोरावस्था में ही उनका विवाह चेलम्मा के साथ संपन्न हुआ। जल्दी ही उनके पिता भी चल बसे, इसलिए आगे की शिक्षा के लिए वे अपनी बुआ के घर वाराणसी आ गए। यहाँ रहकर उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। बनारस का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं युवा होते भारती जी का परिचय अध्यात्म और राष्ट्रवाद से हुआ, जिसने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा। इन्हीं वर्षों में बड़ी बड़ी मूछों के साथ सर पर पगड़ी धारण किए सुब्रमण्यम भारती की छवि उभरी। ये वो भारती थे जो न केवल तन से बल्कि मन और आत्मा से भी भारतीयता के रंग में पूरी तरह रंगे हुए थे। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल को जब, स्वीकार कर लेना दया कर वो समर्पण। गात अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गात अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश के धरते तुझे कुछ
और भी दूं, मन समर्पित तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। 4 वर्ष बाद जब भारती जी अपने गृहनगर लौटे तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से एट्टयपुरम में उन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ किया। यूं भारती जी की पकड़ बंगाली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच और तमिल सहित कई भाषाओं में थी, लेकिन वो हमेशा ही मातृभाषा में शिक्षा के पक्षधर थे। साथ ही वो कहा करते थे कि हम तमिल भाषियों को हिंदी अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र के लिए हमें एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। आजीविका हेतु उन्हें मद्रास आना पड़ा। यहाँ विख्यात तमिल दैनिक स्वदेश मित्रन में वो सहायक संपादक हो गए। इस माध्यम से अब उनकी कविताएं जन जन तक पहुंचने लगीं। भारती जी तमिल काव्य की सुदीर्घ परंपरा से परिचित थे तथा लोक संगीत और लोक साहित्य के प्रति भी वे आकर्षित थे। उन्होंने अत्यंत सरल भाषा में गद्य कविता का आरंभ कर तमिल नई कविता का मार्ग प्रशस्त किया। भारती जी की लेखनी ने जैसे तमिल भाषा को पुनर्जीवित कर वहां के जनमानस को भी तंद्रा से जगा दिया। अपनी एक कविता अग्निकण में वो कहते हैं, मिला एक अग्निकण जिसे रख दिया वृक्ष के कोटर में, वहीं आग की लपटों से सारा वन हुआ भस्म। उनका आशय स्पष्ट था कि पराधीन प्राणों में अगर क्रोध की ज्वाला जगा दी जाए तो समस्त देशवासी अग्निपुरुष हो सकते हैं और अंग्रेजों के जंगल राज को जलाकर भस्म किया जा सकता है। वाराणसी में एनी बेसेंट के भाषण से भारती जी बहुत प्रभावित हुए थे और राष्ट्र चेतना के स्वर तभी से उनके भीतर बहुत गहरे जा बसे थे। सन 1905 से वे सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे देशभक्तों ने उन्हें अत्यंत प्रभावित किया था। आगे चलकर वे सिस्टर निवेदिता के संपर्क में भी आए। भारती जी के ओजस्वी लेख और कविताएं स्वाधीनता संग्राम में मानो अस्त्र बन गए थे। सन 1905 के बंग भंग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अपने प्रखर विचारों के कारण उन्हें स्वदेश मित्रन छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने अपना साप्ताहिक पत्र आरंभ किया जिसका नाम था इंडिया। इस पत्र में उनके क्रांतिकारी लेखों के कारण अंग्रेज सरकार बौखला गई। सन 1908 में उनकी पहली कविता की पुस्तक सॉन्ग ऑफ फ्रीडम प्रकाशित हुई। ये भारती जी का मात्र एक साहित्यिक हस्ताक्षर नहीं था, बल्कि इसमें विदेशी शासन की दासता तोड़ने का प्रबल आह्वान भी था। इस तरह सुब्रमण्यम भारती ने मद्रास में स्वाधीनता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। आर्थिक तंगी से उनका परिवार सदा जूझता रहा, लेकिन इससे न तो उनके काव्य प्रेम पर कोई प्रभाव पड़ा और न ही राष्ट्र प्रेम पर। जीवन को लेकर उनके सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट थे। एक बार एक भिखारिन चिंदियों में लिपटी अपने बच्चे और स्वयं के लिए वस्त्र मांगने उनके द्वार पर आई। भारती जी ने इतने अर्थाभाव में भी रस्सी पर सूख रहे कपड़े उसे दान में दे दिए। पत्नी चेलम्मा के विरोध पर उनका जवाब था, इन पक्षियों को देख रही हो, कितनी प्रसन्नता से दाना भी चुगते हैं और दाना खत्म हो जाने पर चहकते हुए आपस में खेलने लगते हैं। तो फिर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसे संत तुल्य व्यक्तित्व को भला कब कोई अभाव सता सकता था? करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी ने, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी।
करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी ने, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन हाथी ने, कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कोई दिन खा जाने, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। भारती जी का जीवन कितने ही अभावों से गुजरा, लेकिन उनका सृजन संसार हमेशा समृद्ध रहा। प्रकृति की गोद में उन्हें अथाह शांति मिलती और ध्यान में डूबे एक योगी की तरह वो अपने आसपास को, अपने जीवन, अपने समय को सहज ही गा उठते। अपनी कविता समय एक परिकल्पना में वो कहते हैं, वो एक शक्तिशाली लहर थी, उछलती टूटती हतप्रभ करने वाली, गति से आती उग्र ताकतों जैसे, जो उद्वेलित करती है मन को। मैंने देखा वो समय था, और हम कुछ ही थे जो किनारों से उसका प्रवाह देख रहे थे, जब एक बलवती इच्छा हमें घेर लेती है और हम तुमुल कोलाहल में कूद पड़ते हैं लहरों से लड़ते हुए। जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों पर चलते हुए भी भारती जी की साहित्य साधना कभी बाधित नहीं हुई। साथ ही उनकी लेखनी राष्ट्र चिंतन से भी कभी मुक्त नहीं हुई। वो सदा जनमानस को जगाते रहे। परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ और वो पौंडीचेरी चले गए, क्योंकि फ्रांसीसी उपनिवेश में होने के कारण ये स्थान उन दिनों सुरक्षित था। यहाँ उनके द्वारा बिताए गए 10 वर्ष साहित्य सृजन में व्यतीत हुए, लेकिन यहाँ भी भारती जी ब्रिटिश राज का प्रबल विरोध करते हुए श्री अरविंद के संपर्क में रहे। सन 1910 के बाद सुब्रमण्यम भारती का लेखन मात्र पत्रों में स्तंभ लेखन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं। ये सारी कृतियां प्रकाशन के बाद बहुत प्रसिद्ध हुईं। भगवद गीता का तमिल अनुवाद कण्णन पाटू यानी श्री कृष्ण गान, कोयल पाटू अर्थात कोयल गान, और उनकी कालजयी रचना पांचाली शपथम का पहला भाग यहीं प्रकाशित हो गया था। सुब्रमण्यम भारती ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानियों का अंग्रेजी से तमिल में अनुवाद भी किया, ताकि दूसरी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं को तमिल भाषी भी पढ़ें और ज्ञान अर्जित करें। अपनी मातृभाषा तमिल के प्रति उनके मन में एक आंतरिक श्रद्धा थी, इसलिए मातृभाषा के उन्नयन के लिए वे आजीवन प्रयत्नशील रहे। जब पौंडीचेरी से वे वापस लौटे तो सन 1918 में कड्डलोर के पास गिरफ्तार कर लिए गए। 24 दिन तक वो कैद में रहे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब रही और फिर वो रिहा कर दिए गए। सन 1919 में गांधी जी के मद्रास प्रवास के दौरान उन्हें बापू का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। उन्होंने गांधी जी को महात्मा गांधी शीर्षक की एक कविता समर्पित की। गांधी जी उनकी लेखनी से अत्यंत प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने कहा था, भारती देश का ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण होना चाहिए। भारती जी ने जाति प्रथा का विरोध किया,
स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और सबसे बड़ी बात, उनकी कथनी और करनी हमेशा एक समान रही। मंदिर में एक हाथी द्वारा पटके जाने के कारण वे गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के बाद वो ठीक तो हुए, लेकिन जीवन ने फिर अधिक दिन उनका साथ नहीं दिया। 12 सितंबर सन 1921 को उन्होंने अंतिम सांस ली। मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने मद्रास के सागर तट पर गीत गाया था। यही उनकी अंतिम कविता थी, जिसमें वे 30 कोटि जन के समान अधिकार और भारत पर भारत की जनता के शासन और उनकी अमरता का स्वप्न बुन रहे थे। ऐसे महान राष्ट्रभक्त दक्षिण के इस महाकवि भारतीयार को हमारा शत शत नमन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एनगोम एंगल मानिलताये वणंगुदु मेनपो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारी गा रे गा का पर रे, सारी गा रे गा का पर रे, सारी गा रे गा का पर रे, सारी गा रे गा का पर रे। जाति मतंगळे पारमायरे जन्ममिदेष्टे है दिन रायन। जाति मतंगळे पारमायरे जन्ममिदेष्टे है दिन रायन। वेदिय रायनुम ओन्ने अन्नु वेरु कुलतिन रायनुम ओन्ने। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारी गा रे गा का पर रे, सारी गा रे गा का पर रे, गा रे प ग ध प ग प ग रे सा गा रे गा का पर रे, सारी गा रे गा का पर रे।
वतन का वतन का